नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेई सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीरो से कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। ये मेन पॉइंट है हमारा। और जीरो से जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्राइवेट ठेकेदारी कैसे स्टार्ट करें, सरकारी ठेकेदारी कैसे स्टार्ट करें और क्या-क्या जर्नल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो मैं आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें जीरो से लेके एंड तक जब टेंडर डालते हैं तब तक की ये कहानी है। इसके अंदर बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएँगे जो मैं आपको एक-एक करके इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट होते हैं, आज मैं लिस्ट बना करके बैठा हूँ इन चीज़ों की, क्योंकि वीडियो में जब हम बनाता हूँ तो लिस्ट के अंदर जो चीज़ें होती है तो उसमें बोलने में और बताने में आसानी रहती है। तो मैं आज मतलब ये चीज़ें इस तरीके से सोच के बैठा था कि एक-एक करके लिस्ट वाइज़ बताऊँगा तो लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो जीरो से स्टार्ट करें, उसके लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की, कौन से लाइसेंस की, कौन से डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और जिसको भी जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो पूरा देखना, अन्यथा ना देखें। अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर का ठेकेदारी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ठेकेदारी कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग में क्या करना होता है, क्या जीएसटी बनवानी होती है, फर्म बनवानी होती है, कौन-सी बनवानी होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं एक-एक करके आपको अगर ये पॉइंट वाइज़ मैं बताने वाला हूँ, तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं इसके अंदर क्या-क्या पॉइंट बताऊँगा। पहला है आपका फर्म कैसे बनती है, जीएसटी चाहिए या नहीं चाहिए, जीएसटी के बारे में डिटेल्स चाहिए, पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, बैंक अकाउंट कौन-सा चाहिए, कौन-सी जीएसटी चाहिए, डीएससी कौन-सा चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको मैं अलग से बताऊँगा। गवर्नमेंट टेंडर में कैसे जाना है, प्राइवेट करना है या गवर्नमेंट करना है तो गवर्नमेंट टेंडर में किस तरीके से जाना है, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेलवे, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, एमईएस, ये बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, किस में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस में कम लगते हैं, जहाँ से स्टार्ट कर सकें। उसके बाद में आता है, सबसे बड़ी बात होती है कि बिना बहुत बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट के जीरो से स्टार्ट कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो कहाँ से करनी है और किस तरीके से करनी है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। मैं एक-एक करके सारी डिटेल्स बताऊँगा। आज ये वीडियो लंबा होने वाला है और मेरा मानना है जिसको अगर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, जो मेरे पास फ़ोन कर देते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, और ये आ रहा है तो इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है, इस वीडियो को देखने से आपके जहाँ तक है ठेकेदारी में जो स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, उसमें इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरा जहाँ तक, क्योंकि मैं लिस्ट बना के बैठा हूँ, लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आज एबीसीडी करके मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले बेसिक सी चीज़ समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं है कि आपने लाइसेंस बनवा लिया और आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर का असली मतलब होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को काम लाना। काम लाने के बाद में उस काम का मटेरियल का मैनेजमेंट करना, मटेरियल मैनेजमेंट करने के बाद में उस काम को पूरा करना, और पूरा करने के बाद में जब सबसे मेन पॉइंट आता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा निकालना जानता हो, वो किस तरीके से निकालना चाहिए, मैं इस पे भी बात करूंगा एक-एक करके पॉइंट्स वाइज। तो ये मेन मुद्दा होता है। 3-4 पॉइंटों को फिर रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बनने का मतलब नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्टर बन के लाइसेंस बनवा लिया तो हाँ जी मैं ठेकेदार बन गया। ये सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले काम भी लाना होता है। काम लाने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको काम तो लिया है लेकिन उसको पूरा कैसे करेंगे, मटेरियल की कैसे आपूर्ति करनी पड़ेगी, मटेरियल के बाद में आपको मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप आते हो, सबसे लास्ट पॉइंट आता है आपका पैसा निकालने का सिस्टम। तो वो सिस्टम भी आप ध्यान से करना चाहिए, जिससे कि आप पैसे निकाल पाएंगे तो असली कॉन्ट्रैक्टर हैं।
अगर आपने पैसे नहीं निकाल पाए तो आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं, आप सिर्फ और एक मजदूर हो गए जो कि पैसा नहीं निकाल पाए। क्योंकि इसका भी मैंने सॉल्यूशंस तो मैंने पहले भी बताया है, फिर भी इस वीडियो के अंदर में पॉइंट बाय पॉइंट में आपको समझाता रहूंगा कि किस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह काम आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है प्राइवेट ठेकेदारी करके और दूसरा होता है सरकारी ठेकेदारी करके। अब स्टार्ट करते हैं पहले प्राइवेट से। तो प्राइवेट के अंदर क्या करना होता है, जैसे घर बनाना, बाउंड्री वॉल, आरसीसी वर्क, रोड वर्क, रिपेयर वर्क, पेंटिंग वर्क, रेनोवेशन वर्क, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इन कामों को आप को जरूरी नहीं है कि आप सीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन हो। इनके लिए आप अपने क्लाइंट के साथ में एग्रीमेंट करके काम कर सकते हैं। क्लाइंट से एग्रीमेंट करेंगे प्राइवेट काम करने के लिए, तो ये करने का आपको सरकारी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें प्राइवेट काम ही करना जो आपको होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक फर्म की जरूरत पड़ती है। वैसे बिना फर्म के करेंगे तो उसमें एक नुकसान होता है आपको, क्या कि आप एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपके पेमेंट बनने की संभावना पूरी हो जाती है। दूसरा आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के अंदर इसमें आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, स्टेट में गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी, एमईएस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेलवे और अपना ग्राम पंचायत और अपना पीएचईडी, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं करीब 150 से 200 डिपार्टमेंट होते हैं हर स्टेट में तकरीबन, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतने डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आप ये सारा काम कर सकते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर डिपार्टमेंट के रूल अलग हो सकते हैं। मतलब किसी डिपार्टमेंट में फीस जमा होती है, किसी में कम होती है, किसी में एफडीआर जमा होता है, किसी में आईटीआर मांगते हैं, किसी में बैंक सॉल्वेंसी मांगते हैं, किसी डिपार्टमेंट में बैंक सॉल्वेंसी नहीं मांगते हैं, किसी में हैसियत मांगते हैं, किसी में करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, किसी डिपार्टमेंट में नहीं मांगते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट को का अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। टेंडर क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं सबका अलग अलग पार्ट होता है। इसलिए एक रजिस्ट्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टेंडर ऑटोमेटिकली ही भर सकते हैं। मतलब आपको एक रजिस्ट्रेशन से आप टेंडर नहीं डाल सकते हैं। चाहे आप सीपीडब्ल्यूडी का करेंगे, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो पूरा सेंट्रल का होता है हालांकि, लेकिन उसके अंदर भी डिपार्टमेंटली कंडीशंस अलग होती है। पीडब्ल्यूडी के जो टेंडर होते हैं उसके अंदर भी अलग से कंडीशंस होती है। हाँ, अगर आपका सीपीडब्ल्यूडी का निकला है तो सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो आपका स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, कहीं का भी हो, XYZ। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी ठेकेदारी स्टार्ट करनी है, सरकारी करनी है या प्राइवेट करनी है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा आपको बनना है सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो पहला सवाल ये आता है कि आप किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको 3 रास्ते दिखाऊंगा। पहला रास्ता है आपका प्राइवेट वर्क से एंट्री, और सबसे सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है प्राइवेट से। क्यों होता है इसका रीजन बता रहा हूँ। तो रास्ता नंबर 1 प्राइवेट वर्क, सबसे आसान एंट्री होती है। आप छोटे कामों से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 50,000 का रिपेयर वर्क कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल कर सकते हैं, 5 लाख का रेनोवेशन कर सकते हैं, 10 लाख का कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। इसमें आप धीरे धीरे अपनी टीम और सप्लायर नेटवर्क एक्सपीरियंस बना सकते हैं। ये जो छोटे छोटे काम करेंगे इससे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसी से बन सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास हम काम नहीं किया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से आएंगे, हम सरकारी लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, सरकारी में तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आप प्राइवेट का भी एक्सपीरियंस सरकारी में चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है, आप चाहे तो वीडियोज में जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन और होता है कि ये जो वीडियो बनाया है आपने, ये 3 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। दोस्तों मैंने जो भी वीडियो बनाया है तो उस तरीके से बनाया कि वो रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं, बेसिक जो चीज़ें होती है, वर्क ऑर्डर सेम रहेगा, कभी भी आपको एक्सपीरियंस सेम रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेम बनता है। आज बनाएंगे तो वही होता है, कल बनाएंगे तो वही बनेगा, 10 साल बाद में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा तो वही बनेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कभी चेंज नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें मैंने इस तरीके से बताई हुई है। अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी चाहिए तो आप वीडियोज में चाहिए, चाहे 2 साल पुराना चाहे 3 साल पुराना है,
उन वीडियोज को अगर अच्छी तरीके से आप देखेंगे, समझेंगे और वो करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस का वीडियो और ये वर्क ऑर्डर का वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपना अगला, इसमें आप धीरे-धीरे से सारी चीज़ें एंट्री करने के बाद में आपको क्या करना होगा, दूसरा नंबर आता है आपका सब कॉन्ट्रैक्टर में काम करना। अब सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? आप किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर के पास में 1 करोड़ का काम है, जैसे किसी ने सरकारी काम उठाया या प्राइवेट काम उठाया, वो XYZ उस पे डिपेंड करता है। तो उसमें आप वह पूरा काम खुद करने के बजाय आपको 10 लाख का ब्रेक वर्क का काम या 15 लाख का RCC का वर्क का दे सकता है। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और काम का रिकॉर्ड बनाने में मदद मिल जाएगी, यानी कि आपको उसको करने के लिए सारा डिटेल्स मिल जाएगा, एक्सपीरियंस बनने का आपका रास्ता खुल जाएगा। आप उनसे एग्रीमेंट जरूर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जब मेरे पास आप कॉल करते हैं कि सर हमने काम किया था, हमारी पेमेंट मारी गई है, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख। जो ये बिना एग्रीमेंट के काम करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ होती है। जो एग्रीमेंट से काम करते हैं वो पूरा पैसा निकालने की कोशिश होती है, क्योंकि उसमें निकल जाता है, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई भी अगर आप करोगे तो उससे भी काम हो जाता है। अगर किसी का पैसा फंस जाए और उसका एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ है, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जेन्युइन तरीके से आपका एग्रीमेंट वगैरह है तो आपका पैसा निकालने का पूरा सिस्टम मैं आपको बता सकता हूं, और मेरे यहाँ से निकल भी सकते हैं। आप चाहें तो ये काम खुद करके देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट टेंडर का। यह थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला रास्ता होता है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, टेंडर की कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। तो इसके अंदर जो भी काम करोगे तो सबसे पहले आपको टेंडर के संबंधित हो चाहे रजिस्ट्रेशन के संबंधित हो, सारे डॉक्यूमेंट्स में उलझना पड़ेगा, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है, बहुत सारे लोग ना मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर ये चीज़ें हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने हैं, कैसे करें, क्या करें, कहाँ से कराएं, क्या ना करें। दोस्तों मेरा मानना है, अगर आप खुद ये सारा काम करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा और पैसे भी आपके ज़्यादा खर्च होते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता होता नहीं है, लोग 1 के 5 मांग कर ये सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें आप किसी से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से बनवाएं, जिससे आगे चल के आपको फंसने की संभावना नहीं होती है। आप चाहें तो मेरे यहाँ से भी ये काम होता है, आप डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ से भी रेडी करा सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ से कराना है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी टाइम और आपका कीमत समय जो होता है कीमती होता है, उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इस बात को भी ध्यान में रख के काम नहीं करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम ठेकेदारी चालू करना चाहते हैं। तो वो ठेकेदारी स्टार्ट में मतलब कोशिश करें कि पहले जब तक आपके पास 2-5 लाख रुपए ना हो तो उससे पहले आप ठेकेदारी स्टार्ट ना करें, खास करके सरकारी। प्राइवेट तो आपको 1,50,000 में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सरकारी करेंगे तो फिर आपके लिए ये नुकसान का सौदा हो सकता है। ये मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस जो मैं खुद लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि जब तक पैसे नहीं होंगे सरकारी ठेकेदारी में तब तक आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे काम पैसे से होते हैं। अब आते हैं तीसरा पार्ट, अपनी फर्म कैसे बनाएं। इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि फर्म बनाने से ही आपका काम सारा स्टार्ट होगा। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यह डिसाइड करना होगा कि आपको शुरू में कौन सा फर्म बनानी चाहिए। पहली होती है प्रोप्राइटर होती है, पार्टनरशिप होती है, LLP या प्राइवेट लिमिटेड, ये फर्म होती हैं। इसमें आपको कौन सी बनानी चाहिए, मैंने स्पेशली फर्म के संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी को देखना है तो वहाँ चले जाइएगा। बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी काम होता है आप खुद करेंगे, आप खुद ही कॉन्ट्रैक्टर होंगे, खुद ही आप मालिक होंगे, खुद ही आप सारा काम करेंगे, नफा नुकसान फायदा सब। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ता पड़ता है नए लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खर्चे अलग होते हैं, LLP के अलग हैं, पार्टनर के अलग हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उनका अलग से आपका पैन कार्ड अलग से बनेगा, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो मेरा मानना है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करें, जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है, GST बनानी है,
या एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो अपनी जीएसटी खुद बना लेते हैं और उनको आगे चल के इतनी बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग तो नहीं है, लेकिन जो जानकार नहीं है उनको ज़्यादा समस्या आती है। वो क्या करते हैं, अपनी जीएसटी तो बना लिया, लेकिन वो जीएसटी फिर उसमें फर्म जो जीएसटी होती है, जीएसटी भरनी पड़ती है, मंथली भरी जाती है, तिमाही भरी जाती है, तो वो डिपेंड करता है। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें अगर आपने जीएसटी नहीं भरी, जीएसटी के रूल रेगुलेशन आपने फॉलो नहीं किया, तो आपके पास सीधा सीधा जीएसटी डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आ जाएगा, आपका चालान आ जाएगा, आपके पास पेनल्टी लग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको यही पता नहीं होता कि जीएसटी बनवा ली, और जीएसटी बनने के बाद में वो कहते हैं हमने तो काम ही नहीं किया, तो हमें जीएसटी भरने की ज़रूरत क्या है। नहीं दोस्तों, जीएसटी भरने की ज़रूरत होती है, चाहे वो खाली हो चाहे भरी हो, आपको दिखाना तो ज़रूर पड़ेगा कि भाई मैंने ये जीएसटी भरनी है, कि मतलब इस महीने में काम किया है, अगले महीने में नहीं किया है। हाँ, जीएसटी भरना तब जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जीएसटी भरी जाती है क्या? जीएसटी भरी जाती है जब आप काम करेंगे तो आप जीएसटी के पैसे भरे जाते हैं, जबकि खाली तो दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस महीने काम नहीं किया सरकार को, ये आपको बताने का दायित्व बनता है, तभी जाके आगे चल के ये काम होते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे पर्सनली बता रहा हूँ, आप जो भी काम करें तो मतलब प्रॉपर एक सीए देखें, सीए से ये काम करा सकते हैं। सीए होगा तो वो सारी चीजें अपनी जिम्मेवारी लेगा, उनसे आप बोलेंगे कि ये देखो जी हमारी जीएसटी बनानी है और आपको भरनी भी आपको है, सारा काम आपको देखना है इसका जीएसटी का, तो वो अपना आप देखेंगे, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। उनसे स्पेशली बोलें, अगर कोई पेनल्टी वगैरह आई, किस वजह से आई, क्यों आई, क्या कारण है, तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी, ना कि मेरी जिम्मेवारी, क्योंकि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ इस काम करने के लिए। तो ये चीजें आप सीए को बोलेंगे तो वो सीए ऑटोमेटिकली इन बातों को समझते हैं, तो वो आपका, भाई वो पैसे लेते हैं, इसी बात का पैसे लेते हैं कि आपकी देखरेख करते हैं, आपकी कंपनी के बारे में सारी चीजें जानते हैं, आपकी कंपनी के बारे में सारा डिटेल बताएंगे आपको कि कब जीएसटी भरनी है, कब नहीं भरनी है, क्या करना है। वो अपना आप आपसे बिल मांगेंगे, अपने आप ही आपसे सारी चीजें मांगेंगे, आपका आईटीआर फिल करेंगे, तो वो सारा काम करने से आपको आगे चल के नुकसान नहीं होता है। ये मेरा पर्सनली वो है आपको सजेशन। आप कोशिश करें कि भाई किसी भी जो सीए है उनसे ही आप ये सारा काम कराएं, ना कि आप खुद करने बैठ जाएं। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद करें तो खुद कर सकते हैं, मैं उसमें कही क्या सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बाद में परेशानी होती है, तो इसलिए फिर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर अब क्या करें, आप बताओ। भाई अब तो उसके बाद तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता, फिर तो वही सीए के पास फिर जाना पड़ेगा, सीए फिर कहेगा कि लाओ जी इतनी पेनल्टी दो सरकार को, इतना पैसा मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो मेहनत करूंगा ना इसमें काम में, तो वो चीज़ें मांगते हैं, तो इसलिए पहले दे दो उनको, इससे अच्छा फायदा रहेगा, नुकसान नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब करते हैं फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात, कि फर्म के अंदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट्स में, वो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, करेंट अकाउंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, लेकिन वो आपको इमरजेंसी में बनवाने की जरूरत नहीं होती है कि अभी बनवाओ ये सारी चीज़ें, जैसे कि ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगे कि भाई मुझे अब ईएसआई की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ईएसआई बनवाओ, पीएफ की ज़रूरत पड़े पीएफ बनवाओ, या जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आप जब करवाएं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। छोटे में ये चीज़ें नहीं मांगते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जीएसटी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है 20 लाख से नीचे के लिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अगर कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो सरकारी काम हो, सरकारी कंपनी हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, बिना जीएसटी के आपको काम नहीं देगा, ये ध्यान रखना इस बात को। इसलिए जीएसटी बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप जीएसटी नहीं बनाएंगे आपको कोई काम नहीं देगा। अब रही बात जीएसटी के मेंटेन करने की, वो तो आपको करनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर अगर आप ये चीज़ें करोगे कि नहीं जी मुझे तो जीएसटी से क्या करना है बाद में देख लेंगे, तो जीएसटी बगैर आपका काम नहीं होगा, और जीएसटी जब बनेगी तो आपका पैसा खर्च होगा। बिजनेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको पैसा पहले खर्च करना पड़ता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं खर्च ना करूं और बिजनेस कर लूं, तो मेरी नज़र में ये बात संभव नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस संभव नहीं है। अगर आपको पैसा खर्च नहीं करना है तो आप भाई साहब नौकरी कर लीजिएगा, कहीं पे जा कर के सुबह जाइएगा शाम को आइएगा, महीने पे अपनी सैलरी उठाइएगा और अपने मस्त खाइए पिएगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे पता है आपको कि हमें इतने पैसे मिलने हैं,
आपको वो पैसा आपको मिल जाएगा। आप काम कम करेंगे चाहे ज़्यादा करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत के ऊपर। तो इसलिए बिजनेस करना है, पैसे पास में रखना होगा, तभी जाके बिजनेस स्टार्ट होगी। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अकाउंट खुलवा लीजिएगा साथ में, और अकाउंट खुलवा करके ये सारा प्रोसेस आप अपनी फर्म के अनुसार सारा काम आप खुद कर सकते हैं। जो भी कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई वैसा आदमी हो, किसी से भी काम करें, उसमें आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब एक चीज़ और कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, और डिजिटल सिग्नेचर में कौन-कौन से डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जर्नल होता है, जो मतलब नॉर्मल कम पैसे का बनता है, और वो आपको मार्केट में जो आपका जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया या और डिपार्टमेंट में, वो उसमें नगर पालिका, नगर निगम वगैरह में आपका जर्नल जो होते हैं, काम टेंडर होते हैं, उसको डालने के लिए वो काम करता है। लेकिन अगर आपको एक रेलवे में काम करना है, तो उसके लिए अलग से एक डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, वो बनता है। उसका वो इनक्रिप्शन वाला होता है, कॉम्बो वाला, वो बनता है। उससे ही आप रेलवे में टेंडर डाल सकते हो, क्योंकि ये अलग अलग है। हाँ, उससे ये सारे टेंडर भी डाल सकते हो, उसके अंदर ही दोनोल चीज़ें ऐड हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी डिजिटल सिग्नेचर बनवाएं, तो उसमें 1500 का फ़र्क होता है थोड़ा, वो मतलब उसके लिए तो पूरा वो ऑल इंडिया काम करेगा, सभी जगह में, सभी डिपार्टमेंट में काम करता है। इसलिए आप जब भी बनवाएं तो इंक्रिप्शन वाला ही बनवाएं, उससे आपको ये काम करेगा, और हर जगह आप उसी से काम कर सकते हैं। अगर आपने पहले दूसरा बनवा लिया, जर्नल वाला जो नॉर्मल वाला होता है, तो वो आपको और डिपार्टमेंटों में काम करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जब भी वो बनवाएं डीएससी, तो आप इनक्रिप्शन वाला ही बनवाएं। डीएससी कहाँ से बनता है? डीएससी ऑनलाइन बनाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, पैसे ले लेते हैं और नहीं बना के देते हैं। तो इसलिए कोई विश्वास पात्र आदमी हो, या फिर कोई आदमी लंबा चलने वाला, जो जान पहचान वाला हो, या कोई ऐसा आदमी हो, तो उससे बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ से भी बनता है, आप बनवा सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, 7 नंबर, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं। मेन पॉइंट है ये, क्योंकि गवर्नमेंट में ज़्यादा लोग वो करते हैं, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट में क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। मान लीजिए आपने अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जरूरी रजिस्ट्रेशन, डीएससी, गवर्नमेंट वर्क के लिए आपको डिपार्टमेंट चुनना पड़ेगा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। उदाहरण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस जो मिलिट्री वाला होता है, फौज वाला, एमईएस, नगर पालिका, नगर निगम, पीएचईडी, आरसीडी, बीसीडी, ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट, 200-250 डिपार्टमेंट हैं। लोगों को पता भी नहीं होगा इन बातों का कि डिपार्टमेंट 200-250 होते हैं। और इसमें एक पॉइंट और आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या पीडब्ल्यूडी में जो काम होता है क्या रेलवे में होता है, रेलवे में काम होता है क्या अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है क्या वो एजुकेशन सिस्टम में भी होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी होता है। दोस्तों, सारे काम हर डिपार्टमेंट में निकलते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपके अगर घर बनाते हो, तो वो घर आपके, मान के चलिएगा, सरकारी डिपार्टमेंट में भी वही मकान बनते हैं, और रेलवे में वही मकान बनता है, सीपीडब्ल्यूडी में वही बनते हैं, पीडब्ल्यूडी में भी वही बनते हैं। तो सारे काम, मतलब सिविल का काम सब डिपार्टमेंट में होता है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पर्सनली, जैसे एनएचएआई का एक वो डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ रोड का काम करती है, लेकिन उसके अंदर भी, डिपार्टमेंट के अंदर जो उसका रोड का काम होता है सिविल का, उसमें भी उसकी ऑफिस वगैरह बनती हैं, उसमें भी काम होता है, उसमें भी मेंटेनेंस के काम निकलते हैं, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसलिए आप सभी डिपार्टमेंट में सभी काम सेम होता है। उस डिपार्टमेंट में पर्सनली काम जो अलग से निकलता है वो अलग होता है। बाकी सिविल का काम तो तकरीबन 99% सारे डिपार्टमेंट में निकलता है, क्योंकि बिना सिविल के किसी चीज़ का गुजारा नहीं है। क्योंकि रहने के लिए जिसको घर नहीं है, जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिए रहने के लिए अपनी ऑफिस होगी, अपना सारे काम अपने होते हैं। उसमें जो सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, उनको रहने के लिए उनकी कॉलोनियाँ होती है, जैसे कि रेलवे कॉलोनी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। स्कूलों के लिए भी कॉलेज कॉलेज वगैरह होते हैं, उनके भी बिल्डिंग होती हैं, स्कूल की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पार्ट होता है, उसके अंदर आप ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। तो सारे काम होते हैं, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो प्लम्बिंग का हो,
काम सारे होते हैं। तो इसलिए आप सभी डिपार्टमेंट में कोई भी काम होते हैं तो सब काम निकलते हैं। चलो, जो लोग पूछते थे कि क्या इसमें यही काम उसमें भी होता है क्या, तो ये सब काम होते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। अब लोग इसमें से एक चीज़ और कहते हैं कि बस मैंने एक लाइसेंस बनवा लिया और मैं सभी डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता इस बात का कि अगर एक लाइसेंस से पूरे उसमें काम नहीं कर सकते, हर डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से जर्नल चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन खुद का करते हैं और कुछ डिपार्टमेंट के और के रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी अगर रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो अपने रजिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट जो होते हैं छोटे डिपार्टमेंट, वो पीडब्ल्यूडी के रजिस्ट्रेशन को भी मान्य करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, तो फिर उसमें कराना पड़ता है। जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं। आजकल तो खैर ज़्यादातर ये एक ही सिस्टम बना दिया है कि एक रजिस्ट्रेशन कराओ। जैसे एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट का टेंडर अगर डालना है तो एक ही लाइसेंस बनवाना पड़ेगा सभी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी यही प्रोसेस कर दिया है। एक HEW का पोर्टल होता है, उस पर पूरा रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन कर लो और किसी भी डिपार्टमेंट में टेंडर डाल सकते हैं। उसके अंदर भी सिक्योरिटी मनी वगैरह अलग अलग होती हैं हर डिपार्टमेंट की, और हर स्टेट की सिक्योरिटी मनी अलग अलग होती है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं पे 50,000, कहीं पे 25,000, कहीं पे 0 भी होता है, कहीं पे सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करानी पड़ती है। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पार्ट होता है। आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन में ना रहें कि उसमें होगी उसमें नहीं होगी। जो डिपार्टमेंट का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस डिपार्टमेंट के अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने हैं तो मेरे यहाँ से करा सकते हैं। 100% सिक्योर होता है, महंगा जरूर होता है। क्यों होता है इसका रीजन बता दे रहा हूँ, क्यों घपलेबाजी मैं करता नहीं हूँ किसी का, जेन्युइन तरीके से काम करता हूँ और जेन्युइन तरीके से पैसे लेता हूँ। ये मेरा रूल्स है, लेकिन गलत किसी के साथ करता नहीं। अगर मैंने किसी के साथ अभी तक कोई किसी के साथ अगर गलत किया हो तो वो इस वीडियो को देख करके और कमेंट करके मुझे बता सकता है, कमेंट में लिख सकता है कि नहीं जी मेरे साथ इन्होंने गलत किया है। किसी के साथ धोखाधड़ी की हो तो वो भी मेरे से बोल सकते हैं। दोस्तों, अब एक पॉइंट और आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमारा कौन सी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होगा, ABCD। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? कुछ डिपार्टमेंटों में ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब कैटेगरी। जैसे किसी में होता है ABCDE और किसी में होता है 1 2 3 4 5, किसी में होता है AA AAA उस तरीके से होता है। तो ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, किसी में कैटेगरी नहीं होती है। कई स्टेट में कैटेगरी नहीं होती है, डिपार्टमेंट की कैटेगरी नहीं होती है कि इसमें ABCD है या 1 2 3 4 5 है, वो भी नहीं होता है। उसमें बहुत मतलब ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझने में आसानी रहेगी कि जो क्वेश्चन करते हैं ना कि सर हमारा कौन सी ग्रेड में होगा या कौन सी कैटेगरी में होगा या कौन सी क्लास में होगा, तो बहुत सारे में क्लास नहीं है, बहुत सारे में क्लास है। किसी में ABCD में है, किसी में 1 2 3 4 5 में है। जैसे मैं CPWD की बात करूँ तो 9 क्लास होती है। मतलब ऐसा होता है 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। फिर फर्स्ट A, फर्स्ट AA, फर्स्ट AAA, फर्स्ट सुपर, उस तरीके से क्लासेज हैं। 9-10 क्लास हैं ये उसके अंदर, CPWD के अंदर। तो लोगों को ये बातें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से जिस डिपार्टमेंट की आपको वो चाहिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो उनको आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके ये काम होते हैं। तो इसलिए आप जब भी कुछ करें तो पहले उसका पूरा क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो आपको पूरा पूछना चाहिए, या फिर मैंने वीडियोज के अंदर बता रखा है बहुत सारी चीज़ें, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जैसे CPWD के मैंने बहुत सारी वीडियो हैं, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया बता रखे हैं, कितनी फीस है, कौन सी क्लास है, किस लेवल का होगा, कितने का होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी के अंदर एक और आ जाता है, मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ बीच बीच में। बहुत सारे लोग इस तरीके से कहते हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए हमें ना वर्क ऑर्डर, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, कहीं पे नहीं मांगते हैं। ये बात सच है। कुछ ऐसे वो होते हैं जिसमें पहले से काम मांगेंगे आपको। जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करूं, ठीक है, दिल्ली में तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स में ये 5-5 लाख के काम मांगते हैं, 4-5 काम मांगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे CPWD है,
सीपीडब्ल्यूडी में नए आदमी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि सर मेरे पास जीएसटी है, आधार पैन है, मेरा सीपीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करा दो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सीपीडब्ल्यूडी के अंदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 5 क्लास के लिए उसका जो क्राइटेरिया है वो होता है 16 लाख का काम चाहिए कम से कम एक। अगर 16 का काम नहीं है तो उसके 8 लाख के 2 काम चाहिए। अगर 8 लाख के 2 काम नहीं है तो 6 लाख के 3 काम चाहिए। अगर ये काम आपने पहले किए हुए हैं तो ही आपका सीपीडब्ल्यूडी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका दूसरा एक ऑप्शन और है, अगर आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन सीपीडब्ल्यूडी के अंदर हो सकता है। लेकिन डिग्री डिप्लोमा की 2 कंडीशंस लगा रखी है। पहली है कि आपकी 5 लाख से नीचे की इनकम होनी चाहिए, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दूसरा है पहले से आपने किसी और डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होना चाहिए। अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो समझ लो आपका डिग्री बेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 5 लाख से आपकी ज़्यादा इनकम है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोग इस बात को इस तरीके से भी रखते हैं कि सर हमारी तो इनकम है, हम कम दिखा देंगे, आईटीआर में कम दिखा देंगे या इनकम सर्टिफिकेट कम का बनवा लेंगे। आप बनवा सकते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें चेक करेंगे आपकी। इसलिए ये गलती मत करना कि आपने 5 लाख की इनकम से नीचे का सर्टिफिकेट बताया और इनकम आपकी 6 लाख है। अगर आपकी 1 रुपये भी ज़्यादा है तो वो आपको पकड़ लेंगे। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उनके हाथ में आपकी चाबी है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। गलती मत करना। और मेरा मानना है अगर आपको ठेकेदारी करनी है तो गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जरूर जाओगे। तो ये मुख्य पॉइंट है, आपका ध्यान देने वाली बातें हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। बहुत सारे लोग एक पॉइंट और कह देते हैं कि सर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमने तो कोई काम ही नहीं किया तो हम कैसे करें। तो वो उस बात को सुन करके वो कहते थे कि नहीं, इसमें तो वो चाहिए, क्राइटेरिया मैच करना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए बैठ जाते हैं, अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपको करना है तो आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट तो है आप प्राइवेट से काम स्टार्ट करें, उसमें आप वर्क एक्सपीरियंस और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाएं, जो मैंने पहले बोला था उस तरीके से बना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आप रेलवे के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। रेलवे के अंदर 50 लाख से नीचे का जो टेंडर होते हैं उसमें आप बिना किसी एक्सपीरियंस के टेंडर डाल सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो स्पेशली रेलवे का बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। 2 वीडियो हैं रेलवे के, दोनों में एक है सिविल वर्क का जिसमें बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, दूसरा टी स्टॉल पार्किंग वगैरह का बनाया हुआ है, उसमें सारा डिटेल समझाया। अगर आपको चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए आपका फर्म बन गई, प्राइवेट काम करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिए हैं, जीएसटी वगैरह सारा कुछ अकाउंट वगैरह कंप्लीट कर लिया है। अब मेन पॉइंट आता है आपके पास, अब आपके पास काम कहाँ से आएगा। ये मेन मुद्दा होता है लोगों के पास कि हम सर हमारे पास तो काम नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे, कहाँ से आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पर मैं आपको छोटा सा वो दे रहा हूँ। और बाकी अगर डिटेल्स चाहिए तो मेरी कंसल्टेंसी गाइडेंस फीस होती है, वो पे करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। वो बहुत सारे लोग ले चुके हैं और जिनका भी ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, लोगों के आप कमेंट पढ़िएगा 10, 20, 50 वीडियो में, जो भी आपको लगे मेरे बारे में जानना है। बहुत सारे लोगों का अगर विश्वास नहीं होता तो विश्वास करने का 2 तरीके होते हैं लोगों के पास। एक होता है एक आदमी सिर्फ ऑफिस खोल के बैठा है और वो सिर्फ वही काम कर रहा है जो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। लेकिन मेरा फ़ोन बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से मेरे से गाइडेंस लेते हैं, तो वो मेरा अपना पर्सनल गाइडेंस लेने के बाद में वो काम करते रहते हैं और कर रहे हैं। और लोगों के कमेंट भी देख सकते हैं, मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराता हूँ लोगों का, तो लोगों का सारा काम करता हूँ। मतलब मैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं सारे करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम है और वो टीम मेरी सारी काम करती है। रेलवे का, पीडब्ल्यूडी का, सीपीडब्ल्यूडी का, बहुत सारे काम होते हैं। जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर कराना है किसी को तो आप व्हाट्सएप पर डिटेल लिख के भेजेंगे, वहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा। फ़ोन डायरेक्ट ना करें। अब फ़ोन को मतलब इस तरीके से फ़ोन पे बात नहीं होती है पहले जैसे होती थी, क्योंकि लोग इतने कितने फ़ोन करते हैं तो मैं सबका फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उनका फ़ोन अटेंड करता हूँ जिन्होंने फ़ीस पे कर रखी है, उसके लिए मैंने अलग क्राइटेरिया बना रखा है। तो वो लोग अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करें और बात
कर सकते हैं। जब मैं बोलूँगा तो मैं आगे से फ़ोन कर दूँगा, आप बोलोगे, मुझे लगेगा कि हाँ, इसके पास ये सारी चीज़ें हैं और ये करना चाहे तो मैं आपको कॉल करता हूँ और आप कर सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इस तरीके से अब मैं पॉइंट पे आता हूँ दोबारा से कि आपको काम कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है कि आपके लोकल एरिया में बिल्डर्स से, आर्किटेक्ट से, प्रॉपर्टी ओनर से, सोसाइटी, फैक्ट्रीज और शॉप और कॉमर्शियल क्लाइंट से नेटवर्क बनाना होगा आपको। मतलब जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब से ना एक छोटा-छोटा काम करने के लिए कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको क्लाइंट वैसे डायरेक्ट कंपनियों में नहीं मिलते हैं, तो आप जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वो काम देने के लिए छोटा काम ले लीजिएगा, वो बड़े लेते हैं, या आप उनसे पेटी में ले लीजिएगा। वहाँ पे आपको जाने से एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा काम करने का, वहाँ पे इंजीनियर भी होगा, आर्किटेक्ट भी आते हैं। आप अगर काम करने में अच्छे हो, ये मेरा तजुर्बा है, अगर आपका काम करने का तरीका अच्छा है, आप काम में बहुत माहिर आदमी हैं, आप काम करके दिखाते हैं, तो ये मानना है कि लोग कामगीर आदमी को तुरंत अपनी नज़रों से उतार लेते हैं। और मैंने ये देखा है, क्योंकि जब साइड पे जब काम करते हैं लोग, तो वहाँ पे उसका काम अच्छा होता है, तो जो आर्किटेक्ट होता है, वो मिस्त्री का नंबर भी लेके चले जाते हैं। ये मेरी साइड की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी साइड पे ऐसे-ऐसे आर्किटेक्ट आते हैं, इंजीनियर आते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना साइड पे से उस मिस्त्री का नाम वो नंबर ले जाते हैं, या कोई अच्छा सुपरवाइज़र है, उसका नंबर ले जाते हैं, या कोई अच्छा इंजीनियर है, जो उसको समझ में मतलब आदमी क्या कोई शक्ल नहीं देखता, मेरे मानना है ये। आदमी क्या करता है, अगर उसकी काम की वो पसंद आ गई, उसको काम करने का तरीका पसंद आ गया, या उसका काम करने का सिस्टम सही है, तो वो आदमी का नंबर लिख कर रख लेगा और वो आदमी को वो कभी न कभी कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा। ये मेरा मानना, मैं जब साइडों पे रहता हूँ, देखता हूँ सारी चीज़ें हैं, सरकारी में भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं। जब आदमी काम करते हैं, तो उस टाइम में वो आते हैं आर्किटेक्ट वगैरह और वो नंबर ले जाते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो नंबर ले जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनको उनसे कॉन्टैक्ट करना होता है। मैं तभी समझ लेता हूँ, इस बंदे को इसकी ज़रूरत है और ये बंदा इसको आज नहीं तो कल कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा, ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका नंबर इसलिए लेके गया है कि वो आदमी उसको पसंद आ गया। पसंद क्यों आया? क्योंकि आदमी पसंद नहीं आया, उसका काम पसंद आया। ये मेरा मानना है। तो इसलिए आप भी जब कहीं भी काम करें, तो काम ऐसा करें, किसी को दिल को भा जाए, कि अच्छा काम करके दो, जिससे कि चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हो सकता है मालिक को पसंद आ जाए। मालिक के पास में कोई और आदमी आया तो उसको भी पसंद आ सकता है आपका काम। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आप काम करें, शिद्दत से काम करें, मेरा मानना है। अगर आप अपने काम में इतने खो जाते हो, तो आदमी सामने वाला ये जान लेता है, यार ये बंदा कामगीर है, अच्छा काम करता है, इसको अपने काम से इतना लगाव है कि मतलब और चीज़ें कुछ भी हो आस-पास में, उसका भी पता नहीं होता काम करने वाले आदमी को। क्यों? क्योंकि वो आदमी उस काम में खोया हुआ है, क्योंकि उसको उसका एक्सपीरियंस है और वो अच्छा काम करके देगा। ऐसे लोगों को तो आदमी कहीं न कहीं ढूँढ लेते हैं। और दूसरी चीज़, एक आदमी का अच्छा काम करने से 4 आदमियों के पास आपका रेफ़रेंस दे देगा वही बंदा अकेला। तो काम बढ़ने का तरीका ये होता है। तो आप बिल्डर्स हैं, लोकल्स की सोसाइटीज़ हैं, उसमें जाएँ। आप अपने जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं, उनमें जाएँ। लोकल ठेकेदार होते हैं, जो भी मतलब मान के चलिएगा 10, 20, 50 लाख का काम ले लिया, या कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, उस ठेकेदार के पास जाओ, उससे जाके कहते हैं सर अगर छोटा-मोटा काम हो तो अगर छोटे-मोटे काम का मतलब क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? उसमें या तो आप चिनाई का काम ले लें, पलस्तर का काम ले लें, रोड़ी का काम ले लें, सरिया जानते हैं तो सरिये का काम ले लें, और कुछ काम जानते हो एक्स वाई जेड तो आप वो काम ले लें, पेंट का काम ले लें, पॉलिश का ले लें, लकड़ी का ले लें। मतलब ठेकेदारी करने में मेरे मानना है बिल्डिंग के अंदर कम से कम नहीं तो कम से कम 50 ठेकेदार आते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हो उसी काम के आप उसमें जाके बिल्डिंग का काम करें। मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग जो मेरे पहले से जान पहचान वाले थे, वो कोई प्लम्बर था, कोई कारपेंटर था, कोई पेंटर था, और वो सिविल का काम करने लग गए। कैसे करने लग गए? प्लम्बर आता था, काम देखता था, साइड पे सारे काम होते थे, और उन्होंने क्या किया, लोगों के नंबर लेने लग गए। कोई सुपरवाइजर का ले लिया, कोई मिस्त्री का ले लिया, कोई किसका ले लिया, सब सब लोगों के नंबर लेने लगे। वो धीरे-धीरे करके वो क्या किया, अपने आप में खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गए, और कॉन्ट्रैक्टर बन के आज वो खुद बिल्डिंग का काम करते हैं। ये मेरी नज़र की बात है। जो प्लम्बर हुआ करता था पहले,
वो प्लम्बर की ठेकेदारी स्टार्ट की, ठेकेदारी करते करते फिर उसने ठेकेदारी स्टार्ट कर दी, सिविल के काम की स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया। ऐसे लोग हैं। और वो क्या करते हैं, उनके एक दिन का देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, अरे ऐसा हो जाता काम, ऐसे नहीं होता। देखो समय मांगता है सर, हर चीज हर काम समय मांगता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए अगर लग जाए ना, आपको ये सोच लें कि नहीं मुझे आगे चल के ये करना है और स्टार्ट करना, दोनों चीजें हैं। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो शिद्दत से लग जाइए, उसके बारे में सोचिए और काम करिए, और उसके बारे में ऐसा सिस्टम बना के रखिए कि मुझे आगे चल के ये करना ही करना है, और उसको स्टार्ट कर दीजिएगा कि मैं कैसे करूं। फिर धीरे धीरे करके वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली आगे चल के वो काम आएगा और आप वो काम आराम से कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर से भी काम लेने की कोशिश करिएगा। बड़े कॉन्ट्रैक्टर से आप छोटा मोटा काम, जैसे सिविल वर्क में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर, ये सारी चीजें, उसको अगर आप करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सुपरवाइजर, फोरमैन से बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बना के रखेंगे तो उसमें आपको काम मिलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप आगे चल के अगर आप सरकारी टेंडर की बात करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको प्राइवेट करते करते आपको सरकारी टेंडर के बारे में सोचना चालू कर दें, और सरकारी टेंडर के पोर्टल पे जाके टेंडर देखें, टेंडर का क्राइटेरिया पढ़ें, टेंडर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बीओक्यू वगैरह समझें। ये सारी चीज़ें मैंने चैनल पे बता रखी हैं। पुराने वीडियो हैं लेकिन चीज़ें सही है। वो कभी मेरा वीडियो है, वो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस तरीके से बनाता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझने के लिए आसानी होती है। वीडियो पुराना हो सकता है लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा ये तो 2 साल पुराना वीडियो तो इसमें देखने में क्या फ़ायदा। नहीं, मेरा जो वीडियो मैंने जो बनाया हुआ है वो वीडियो ऐसे हैं जिससे कि आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कोई चीज़ होता है, रूल रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सेम होती है। टेंडर का बीओक्यू वही रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, लाइन चेंज नहीं होती है बीओक्यू में। बीओक्यू की रेट चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो सरकार के रेट होते हैं वो रेट चेंज होते हैं, बीओक्यू चेंज नहीं होता, क्योंकि बीओक्यू वही रहता है सेम चीज, उसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है वही होता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे या क्वांटिटी चेंज हो जाएगी या आपका रेट चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए आप वीडियो में ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। बीओक्यू टेंडर देखना कैसे है, कहाँ देखना है, क्या करना है, सरकारी है, पीडब्ल्यूडी का है, रेलवे का है, ग्राम पंचायत का है, रोड, बिल्डिंग, इंटरलॉकिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं, करना है तो आप आराम से देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ आपसे। जैसे ही आप टेंडर वगैरह देखेंगे तो उसका क्राइटेरिया जब पढ़ेंगे तो टेंडर के क्राइटेरिया बड़ा पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। उसका 150-200 पेज की एक एनआईटी होती है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, उसमें आपको ABCD समझ में आएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो तो इंग्लिश में होता है। तो दोस्तों पहले की जब बातें कर रहा हूँ और अब की बातें कर रहा हूँ, जो ज़्यादा पैसे होते थे लोग पहले बिना पढ़े लिखे वो ठेकेदारी करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। और फिर भी अगर आपको एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है, अगर अंग्रेजी है, क्योंकि बीओक्यू वगैरह सब अंग्रेजी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख करके ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। आजकल ऑप्शन आ गया हिंदी करने का, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें और हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें हिंदी हो जाएंगी आपको। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ एक वीडियो है, उसमें चेक करेंगे तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, वहाँ पे लिस्ट भेज देता हूँ, उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अब आप जब टेंडर देखेंगे तो टेंडर डालने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया मैच करना है आपको, कितने का टेंडर है, कितना रेट में डालना है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, रेट एनालिसिस कैसे करें, ये सारे पॉइंट्स आपको विशेष ध्यान रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर 4 घंटे भी अगर बात करूँगा आपसे तो बात कम पड़ जाएगी, क्योंकि बात करते करते ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करता हूँ लोगों के लिए। अब मैंने आज ये जो पकड़ा हुआ है फ़ोन, ये क्या है, इसमें एक वो स्क्रिप्ट बनाई हुई है पूरी कि क्या क्या पॉइंट पे मुझे बोलना है, क्योंकि वैसे तो खैर मेरे पे क्या आता है, लेकिन मैं लोगों के साथ में फिर भी ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ, लोगों को पता होता है कि क्या क्या करना होता है। क्योंकि गाइडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर सही गाइडेंस मिल जाए ना, वो कहते हैं ना कि गुरु एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जहाँ पहुँचना होता है उससे पता नहीं कितने आगे पहुँचा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच के ऊपर और गुरु की सोच के ऊपर, जो आदमी सामने वाला क्या आपको दे सकता है, क्या समझा सकता है और आप क्या समझ सकते हो, दोनों की अगर तालमेल बहुत अच्छी है तो मेरा मानना है बहुत कुछ आदमी आगे
ज़िंदगी में कर सकता है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये सोच के बैठे कि मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया और कॉन्टैक्ट बन गया तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आगे जो पॉइंट होता है वो होता है रेट एनालिसिस पूरी करनी आनी चाहिए आपको। अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी को हायर कर सकते हैं, वो आपकी रेट एनालिसिस का। आपको हर आइटम का कॉस्ट पता होना चाहिए, भाई कितने रुपए में आ रहा है, कितने का हमारा प्रॉफिट है, कितना हमें इसमें मार्जिन रख सकते हैं, और कितने का इसमें जो भी कॉस्ट लगता है आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है साइट मैनेजमेंट, लेबर मटेरियल और टाइमलाइंस कंट्रोल करनी चाहिए। मतलब लेबर कितनी लगेगी, कितना काम होगा, टाइम पे काम होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको अगर जो भी काम करते हो, आप सरकारी काम की बात कर रहा हूँ, तो एग्रीमेंट, मेजरमेंट बिल, इनवॉइस, जीएसटी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रखने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी आप माल खरीदते हो, मेटेरियल खरीदते हो, जीएसटी इनवॉइस जो होते हैं वो आपको पूरा रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जीएसटी का वो मिलता है। जीएसटी वापस जो कहते हैं ना, जीएसटी वापस कैसे मिलती है। अगर आप टेंडर लगाओगे तो आपको जीएसटी भरने की जगह बिल दे दोगे, तो बिल में जितनी जीएसटी भरी है तो वो जीएसटी आपको कम हो जाती है, मतलब रिवेल मिल जाता है जीएसटी का, क्योंकि उससे आपको फायदा होता है। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने, मतलब साथ में रखने पड़ते हैं कि जब भी आप एक फाइल बना लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने ऐसे सिस्टम बना के रखें कि हर वक्त जब भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत खोल के देख सकें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे काम आती है। ठेकेदारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको कैश फ्लो कितना रखना है आपके पास। ये मत सोचिएगा कि सारे काम अकाउंट में है तो अकाउंट से हो जाता है, नहीं। कुछ कैश फ्लो यानी कि कुछ कैश पेमेंट भी आपके पास रखना चाहिए, क्योंकि साइड पे जब काम होता है तो फिर काम होने के बाद में सिस्टम क्या होता है, लेबर मिस्त्री ऐसे आते हैं, उनको कैश देना पड़ता है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है तो उनके लिए कैश देना पड़ता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो आपको ज़्यादा नहीं तो मतलब मान के चलिएगा 10-15-20% आपको, अगर बड़ा टेंडर तो छोटे में काम चल जाता है, छोटे टेंडर तो ज़्यादा भी आपको कैश फ्लो रखना पड़ता है। तो इसलिए ठेकेदारी में कैश फ्लो होना भी ज़रूरी है। इमरजेंसी में पता नहीं कौन सा काम कब आ जाए, तो 10-20-50 हज़ार रुपये की तो कोई बात ही नहीं होती ठेकेदारी करने में। तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें, और ये काम करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। अब मैं आपको एक लिस्ट में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको कितना कैश फ्लो कितने काम के लिए कितना रखना चाहिए, वो पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है, कोई ऐसा तो फिक्स तो नहीं है कि इतना इतना होगा, लेकिन एक एवरेज पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अलग से, और अगर आप बड़े गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पीछे पूरा पैसा खर्च मत करना। पहले अपना बिजनेस मॉडल तय कीजिए, कि फिर देखिए कि आपको कितना पेमेंट लगाना है, रखना है, आप कितना काम उठा सकते हो, आपकी लेबर कैपेसिटी कितनी है, सप्लायर से कितना क्रेडिट ले सकते हैं, आपके पास वर्क कैपिटल कितना है, और पेमेंट आने में कितना समय लग सकता है। उस हिसाब से आप ये सारा काम पेमेंट रख सकते हैं, जितना आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास लेबर है और लेबर आएगी तो 15 दिन में कम से कम पेमेंट खर्चा तो देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको सेटल करना पड़ेगा। अगर आप माल मटेरियल खरीद ले सप्लायर से, खरीदने के बाद में उसको ज़्यादा नहीं तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो इतना पैसा उसका भी रख लो। ज़्यादा नहीं तो 50% देना पड़ेगा, 50 बाद में दे सकते हैं। उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें सोच के करना पड़ेगा। एक फिक्स अमाउंट मतलब एवरेज रखना पड़ता है। कुल मिला के बात ये होती है। अब कुछ गलतियाँ होती हैं ठेकेदारों के पास, जो गलतियाँ करते हैं, मैं उन गलतियों पर नज़र डाल देता हूँ, जिससे कि इन चीज़ों का ध्यान रखें और आगे चल के फंसे। अगर मैं जो ये गलतियाँ बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल्स सीरियल वाइज बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके घर में मत बैठ जाना बस। तो सबसे बड़ी गलती होती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप घर बैठ गए तो समझ लो आपका डिब्बा गोल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन काम नहीं देता है, काम आपको टेंडर, क्लाइंट, नेटवर्किंग, परफॉर्मेंस से मिलेगा। गलती नंबर 2, बिना रेट एनालिसिस के टेंडर डालना कभी नहीं चाहिए। अगर बिना रेट के टेंडर डाल दिया एनालिसिस के, मतलब आपको पूरा पता नहीं है और रेट डाल दिया, तो आपको घाटा लगने की 100% गारंटी रहती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कितने का काम आ रहा है, कितने का माल आ रहा है, कितनी लेबर लग रही है, आपने टेंडर डाल दिया तो आपको घाटा लगेगा पक्का है। ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का रेट देख करके अपना रेट डाल देना। बहुत सारे लोग करते हैं कि उसने 20% डाला, मैं 22 डाल दूंगा तो मेरा काम मिल जाएगा। वो बहुत बड़ी गलती होती है। गलती नंबर 4,
पूरे बिजनेस को सिर्फ एक बड़े टेंडर पर डिपेंड करना, मतलब ऐसा काम कभी मत करना कि एक ही टेंडर 1 करोड़ का डाल दिया और हमारे पास कैपिटल भी इतना ही है सारा कुछ, तो एक टेंडर में डालने की गलती कभी ना करें। ये सबसे बड़ा रोड मैप है आपका। अगर इस रोड मैप के अनुसार आप चलोगे, एक टेंडर के बजाय आप छोटे छोटे 2 कर लें, तो कम से कम एक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक तो आपके पास सेफ बचेगा, क्योंकि बाय द वे काम मतलब लेट हो जाता है, कोई वजह हो जाती है, पैसे फंस जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसे लेट हो गए उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये विषय ध्यान रखना है, अलग अलग चीजों का वो करना है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको। कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो ये मत सोचना कि ये छोटा है बड़ा है चल जाएगा बिना डॉक्यूमेंट्स के, कुछ भी डाल दो उल्टा सीधा। बहुत सारा मैंने देखा है, किसी को वैसे वो हो जाता है, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स गलत डाल देते हैं। वो गलती मत करना। लंबा चलना है तो डॉक्यूमेंट्स में कभी कंप्रोमाइज मत करना, ये मेरा पर्सनल वो है, एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गलती से किसी का एक्सपीरियंस गलत डाल दिया, किसी ने कि हाँ इतने का है, बाद में जाकर टेंडर रिजेक्ट करने के बाद काम आधा काम करने के बाद चेकिंग हो जाती है। कोई अगर किसी ने भी अगर थोड़ा सा भी वो डाल दिया ना कि सर इसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, ये कैसे हो गया, वो चेक भी कर लेते हैं बाद में। तो ये चीजें ध्यान रखना। कभी भी मेरा मानना है लंबा चलना है तो एक नंबर में चलना, मिलके चलना और एक नंबर में चलना, दोनों बातें ध्यान रखना। मेरी बातों को हल्के में मत लेना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। गलत डॉक्यूमेंट डाल के काम नहीं करना है। एक किसी भी, चाहे वो सरकारी में चपड़ासी, पियोन जिसको बोलते हैं वो हो, चाहे कोई जेई हो, इंजीनियर हो, एसडी हो, एक्सीएन, कोई भी XYZ किसी भी पद पे हो, क्लर्क ही क्यों ना हो, ऊंची आवाज में बात नहीं करना। मेरा ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि किसी भी आदमी को अगर आप गलत तरीके से बातें करते हैं, आप ठेकेदारी की धौंस अगर जमाते हो किसी पे, तो किसी दिन ऐसा काटेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पैर में कहाँ किसने काटा है, कब कटा है, कोई पता नहीं होता। सरकारी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक एक उसके होते हैं, सबकी एक कहानी होती है। कभी भी ये चीजें बिल्कुल भी वो मत करना कि किसी एक आदमी को धमका करके आप गलत वो कर लो, या उससे मैं ये कर लूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, पर्सनल वो है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, तो इसलिए गलत ना करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कुछ गलतियां हो सकती हैं, और कुछ नए रूल्स अगर आपको पता है, कुछ नई चीज़ें आपको पता है, कुछ पॉइंट रह गए हों तो उसको आप भी इसमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।